नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम लेंगे कक्षा 7 के पाठ 15 का भाग 2, जो कि हमने कल अधूरा छोड़ा था। आज लेते हैं उससे आगे। पहले आपने आगे क्या पढ़ा था कि राधा के बच्चों को वो कुब्जा आकर क्या करती हैं, उसके बच्चों को तोड़ फोड़ देती हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। यानी जो राधा के बच्चे थे, उस मोरनी के कुब्जा ने उनको मार डाला, इधर उधर फैला दिया, तोड़ फोड़ दिए। तो क्या हो गया, मोर क्या हो गया, उदास रहने लगा और किसी से वो बात भी नहीं करता था। और राधा से क्या हो गया, बिल्कुल ही दूर हो गया। क्यों? क्योंकि कुब्जा उसके पास किसी को आने ही नहीं देती थी। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचका कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। यानी यहाँ पर लेखिका कहती है कि जब राधा के बच्चों को वो तोड़ फोड़ देती हैं और राधा जब मोरनी मोर से दूर हो जाती है, तो वो बेचारा उदास रहने लगता है। और क्या करता है, कई बार तो वो जहाँ उसको बंद कर रखा था उस बाड़े से निकलकर बाहर भी भाग जाता, और कई बार उसकी याद में भूखा प्यासा बैठा रहता। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती। यानी वो पहले की तरह लेखिका के साथ व्यवहार करता था। जैसे ही लेखिका जाती अपने पंख फैलाकर खड़ा रहता था, लेकिन उसके अंदर वो जोश, वो उत्साह नहीं था। वो कैसा लगता था कि वो उदास है। उसके अंदर क्या थी, थकावट थी। उसके आंखों में क्या थी, बिल्कुल शून्यता, यानी खालीपन आ गया था। किसकी वजह से? कुब्जा की वजह से। क्यों? कुब्जा उसके पास किसी को आने नहीं देती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर मुझे संदेह हुआ। यानी एक बार लेखिका क्या करती है, उसके पास जाती है और वो वैसे ही बैठा था जैसे हमेशा खरगोश के बच्चों को छुपाकर बैठता था। लेकिन उस दिन लेखिका उसके पास जाकर उसको पुकारने लगती है, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं होती। तो लेखिका को क्या होने लगता है, संदेह होने लगता है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। यानी क्या होता है कि वो हलचल नहीं करता। जब जाती है लेखिका, वहाँ पर कोई हलचल नहीं करता, उसी तरीके से बैठा था जैसे वो खरगोश को पहले छुपा कर बैठा। कोई हलचल नहीं होती। लेखिका जाकर देखती है तो क्या पता चलता है कि मोर तो मर चुका है। लेखिका क्या करती है, उसे अपनी शॉल में लपेट कर कहाँ ले जाती है, संगम पर। संगम कौन सा स्थान है, गंगा और यमुना का जो मिलन स्थान था, वहाँ पर ले जाती है और उसको गंगा में प्रवाहित कर देती हैं। और क्या होता है, वो पूरा आपको पता ही है, जैसे मोर पशु पक्षियों को अपन गंगा में प्रवाहित करते हैं तो पूरा पानी वो कैसे उसके पंख चारों तरफ बिखरने और वो पानी रंग बिरंगा दिखने लग जाता है। और जो राधा थी मोरनी, वो क्या होती है, बेचारी उदास हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोर के जाने के बाद उसको ऐसा लगा रहता कभी न कभी तो मोर आएगा, तो वो उसकी क्या करती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है और एक कोने में बैठी बैठी रोती रहती है। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की।
खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कंचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती जिसका नाम है कजली, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यानी क्या होता है, कुब्जा भी उस मोर को ढूंढती है और इधर उधर बाहर जाती हैं, तो क्या होता है, एक अल्सेशियन कुत्ती है, अल्सेशियन जाति की, जिसका नाम है कजली, तो वो जाकर कुब्जा उसको मारने लगती है, तो वो कुत्ती क्या करती है, इसको भी मार डालती है। यानी इन पक्षियों को, इन 3 पक्षियों को, मोर यानी नीलकंठ, दूसरी मोरनी यानी राधा और कुब्जा, इन तीनों के व्यवहार से लेखिका को क्या पता चलता है कि इनके अंदर भी प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाएं हैं। यानी जो ये पशु पक्षी भी होते हैं, ये एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, इनकी जानकारी किसको मिली, लेखिका को मिली, और वो इनके लिए बहुत ही महत्व रखती थी। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। यानी अब कौन है, राधा, पीछे जो मोरनी है वो बेचारी क्या करती रहती है कि सारे दिन वहाँ पर किसका इंतजार करती रहती है, मोर का इंतजार करती रहती है। और दुकेली का मतलब अब उसका जोड़ा, अब तो वो अकेली रह गई, पहले 2 थे, मोर और मोरनी का जोड़ा था, अब तो बेचारी क्या हो गई, अकेली हो गई। तो सारे दिन उसका इंतजार करती रहती है, और जब बारिश आने का वक्त होता है या बारिश का जब मौसम होता है, तो अपने आवाज़ को अपने कंठ से जोर जोर से बोलती रहती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो नीलकंठ को वापस बुला रही हो। ये तो हो गया अपना आज कक्षा 7 का पाठ 15 पूरा। लेकिन इसके अंदर आप देखिए लेखिका ने किस तरीके से कितना अच्छा वर्णन किया है मोर, मोरनी और कुब्जा का। मोर था नीलकंठ, मोरनी थी राधा, और कुब्जा कौन थी, उस राधा की सौतन। आपको पता हो तो आपने कृष्ण की महिमाएं पढ़ी होगी, कृष्ण लीला पढ़ी होगी, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। कृष्ण और राधा प्रेम करते हैं तो कुब्जा उससे जलती रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों का किया है, और इन्हीं के माध्यम से ये हमें बताना चाहती है कि पशु पक्षियों के प्रति हमें दया और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 15 पूरा। लेते हैं अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। उत्तर है इसका, मोर का नाम नीलकंठ किस आधार पर रखा था, उसकी नीली गर्दन को देखकर उसका नाम नीलकंठ रखा था। और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वह नीलकंठ की छाया के समान दिखती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया था। अगला है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। यानी जो मोर मोरनी के बच्चे जब जाली में ले गई लेखिका उनको, तो उनका स्वागत किस प्रकार से हुआ। उत्तर है उसका, मोर के बच्चों का स्वागत वैसे ही हुआ जैसे नई बहू का परिवार में होता है। कबूतर नाचना भूलकर दौड़ पड़े और गुटर गू की ध्वनि करते हुए उनकी परिक्रमा करने लगे, और खरगोश भी सभासदों की तरह बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे, उन्हें देखने लगे, और छोटे खरगोश उस उछल कूद कर उनका आदर सम्मान करने लगे, और तोते एक आंख बंद करके बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगे। यानी जो अंदर पशु पक्षी जितने थे बाड़े के अंदर, सब उन्हें प्यार से देखने लगे। अगला है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। यानी लेखिका को क्या अच्छा लगता था, नीलकंठ यानी मोर में वो कौन सी हरकतें करता था जो उनको बहुत अच्छी लगती थी। उत्तर है इसका,
लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगाना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, उसकी हथेली पर चने, भुने हुए चने होले होले खाना, रंग बिरंगे पंखों को गोलाकार करके खड़े होना, ये सारा नृत्य करना, ये सारी चीज़ें लेखिका को बहुत ही अच्छी लगती थी। अगला है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर जैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है कि उत्तर है, यह वाक्य लंगड़ी मोरनी कुब्जा के आगमन के बाद जो उत्पात हुए उसी के कारण नीलकंठ की मृत्यु हो जाने की घटना की ओर संकेत कर रहा है। यानी ये बेमेल स्वर कब बज उठा? आपको पता ही है, जब कुब्जा आती है तो राधा को उससे दूर कर देती है और नीलकंठ उदास रहता है, बाहर चला जाता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बेमेल स्वर उसी को संकेत कर रहा है। अगला है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? यानी कहते हैं वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय, यानी वो सहन क्यों नहीं कर पाता था वसंत ऋतु में जाली में बंद रहना। उत्तर है इसका, नीलकंठ मंजरियों से लदे आम के वृक्षों और नए लाल पत्तों से लदे अशोक के वृक्षों को देखता और उन पर विचरण करने के लिए बेचैन हो जाता था, इसलिए उसे जाली घर में बंद रहना पसंद नहीं होता था। यानी क्या होता था कि वसंत ऋतु में आपको पता ही है चारों तरफ बारिश का मौसम वगैरह होता है और चारों तरफ फूल और फल खिलते रहते, तो उस मौसम में ये क्या चाहता था कि ये बाहर जाए और वहाँ पर खेले कूदे, तो इसको अंदर रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर है इसका, कुब्जा स्वभाव से झगड़ालू और ईर्ष्यालु थी और वह क्या थी, सबके साथ झगड़ा करती रहती थी, इसलिए कोई उसका मित्र नहीं बन पाया। और राधा और नीलकंठ को वो साथ देखना ही नहीं चाहती थी और वो नीलकंठ के पास किसी को भी नहीं आने देती थी और अपने द्वेष के कारण उसने राधा के अंडे भी फोड़ डाले। इन्हीं दुर्गुणों के कारण उससे कोई मित्रता नहीं रख सका और उसने उससे किसी से मित्रता नहीं की। अगला है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है इसका, नीलकंठ ने सांप के फन को अपने पंजों से दबा लिया और अपनी तीखी चोंच से उसके ऊपर लगातार चोट करता रहा। इससे खरगोश के बच्चे पर जो सांप की पकड़ थी वो ढीली पड़ गई और उसके मुंह से वह बच्चा बाहर निकल आया। इस तरह उसने खरगोश को बचा लिया। यह घटना नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। जैसे इससे हमें पता चलता है कि नीलकंठ एक वीर स्वभाव का पक्षी था और दयालु था। वह पीड़ित जीव की रक्षा के लिए तैयार रहता था। उसके हृदय में ममता भरी हुई थी। उसने खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे छिपाकर गर्मी दी, उसकी जान बचाई। दुष्टों के प्रति क्रूर और कठोर भी था। कभी कभी वो आपको पता ही है बाड़े में रहने वाले पशु पक्षियों को दंडित भी करता था जब वो गलत व्यवहार करते थे। उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यानी वो कैसा था, दयालु और स्वाभिमानी था और स्वभाव का बहुत ही अच्छा पक्षी था। आगे है निबंध से आगे। यह पाठ एक रेखाचित्र है। रेखाचित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखाचित्र को पढ़िए। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब पाठ शुरू में किया था तभी संस्मरण और रेखाचित्र की क्या विशेषताएं होती हैं वो मैंने आपको बता दिया था। फिर भी आप इससे संबंधित विशेषताएं ढूंढिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल गिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। आपको वर्षा ऋतु में क्या करना है, मोर को नाचते हुए देखना है कि वो कैसा लगता है और उसके दृश्य का वर्णन भी आपको करना है। अगला है, पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित
हो। यदि आपकी स्कूल में लाइब्रेरी रूम बना हुआ है तो वहाँ पे इस प्रकार की पुस्तकें होगी, उनको खोजिए और आप लोग पढ़िए। अगला है निबंध में अनुमान और कल्पना के आधार पर। निबंध में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं, मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई, जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिकाएं और गंगा की लहरों में क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। आप खुद देखिए कि जब मोर को उसने गंगा में प्रवाहित किया तो आपको पता ही है उसके पंख किस तरीके से चारों तरफ फैल गए होंगे और तरंगे किस तरीके से गंगा में उठती है बैठती है, ये आप अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर कीजिए। अगला है नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें, यानी नीलकंठ किस तरीके से नाचता था। आप मोर को देखिए और उसको देख के वो किस तरीके से नाचता है, किस तरीके से क्या करता है, ये सारा वर्णन आप स्वयं कीजिए। आगे है आपके भाषा की बात में रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। जैसे पहला शब्द दे रखा है गंध। अब आपको इस गंध से नए शब्द बनाने हैं। दो मैं बता देती हूँ, बाकी आप स्वयं बनाना। जैसे पहले दे रखा है गंध, गंध का बनेगा पहला सुगंध, दूसरा दुर्गंध। अब है आगे रंग। रंग से दो शब्द बनाने हैं, एक बन गया सुरंग, दूसरा सतरंग। अगला शब्द है फल। फल से बनाने हैं आपको, पहला बन गया कुफल और दूसरा बन जाएगा सुफल। अगला शब्द है आपका ज्ञान। ज्ञान से तो आप खुद बना सकते हो, फिर भी एक बन जाएगा अज्ञान, दूसरा बन जाएगा विज्ञान। ये दो तो मैंने बनाए, अब दो आपको स्वयं बनाने हैं। अगला है आपके विस्मयभूत शब्द। विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क, धन, अ, क इत्यादि। यानी आपको पता है अ की मात्रा सब में लगती है, यानी अपने व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है, स्वरों से ही होता है। तो ये अ स्वर सब व्यंजन में है। अ की मात्रा के चिन्ह ये जो दे रखा है आपके सामने, ये है, आप इससे परिचित है, इस चिन्ह से आप लोग परिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती हैं, जैसे मंडल, धन, आकार क्या बन गया, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर या जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने या तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग अलग होते हैं। इसी तरह आपको नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए, यानी जो दे रखे हैं कुछ के तो आपको संधि करनी है, कुछ शब्दों की आपको विग्रह करनी। वैसे संधि का अर्थ आप लोग समझते हो, दो वर्णों को आपस में जोड़ना। और एक बात ध्यान रखना, संधि में दोनों शब्दों के अर्थ भी निकलते हैं। पहला है आपके नील, धन, आभ, क्या बन जाएगा, नीलाभ। क्या बन जाएगा, नीलाभ। अगला है आपके नव, धन, आगंतुक। नव, धन, आगंतुक क्या बन जाएगा, नवागंतुक। नवागंतुक बन गया।
अब ये आपके संधि, आपको इसका क्या करना है, विग्रह करना है। ये संधि शब्द दे रखे हैं, आपको इसका क्या करना है, विग्रह करना है। इसका विग्रह होगा सिंह धन आसन। क्या होगा, सिंह धन आसन, ये हो गया इसका विग्रह। यानी पहले तो अपन ने जोड़ा था, अब इनको तोड़कर लिखना है। अगला है मेघाच्छन्न। मेघाच्छन्न का संधि विच्छेद होगा, विग्रह होगा मेघ धन आच्छन्न। क्या होगा, मेघ धन आच्छन्न। ये हो गया आपने कक्षा 7 का पाठ 15 पूरा। धन्यवाद।